हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक, लिविंग वर्ड में हम लोग सजीवों के लक्षण को देख रहे हैं। ठीक, देख रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। सजीवों के लक्षणों में हम लोग मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, समस्थापन या फिर होम्योस्टेसिस क्या है, जनन सजीवों का अभिलक्षणिक गुण है, सजीव जो होते हैं वह दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं और सजीवों में अनुकूलन होता है। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। ओके, तो सजीव तथा निर्जीव में अंतर जानने से पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट यानी मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे जान लेते हैं। उसके बाद फिर आगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर को समझते हैं। ओके, पहला इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि वायरस या फिर विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक, तो प्रश्न उठता है कि वायरस या विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? आखिर रीज़न क्या है कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो सजीव का लक्षण जो होता है वह होता है कि सजीव जो होते हैं प्रजनन करते हैं। ठीक, क्योंकि वायरस जो होता है जब खुले वातावरण में रहता है तो यह निर्जीव रहता है, लेकिन जब यही वायरस किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह उनके शरीर के अंदर जो है प्रजनन करने लगता है, मतलब कि बहुत से वायरस का निर्माण कर देता है। ठीक, इसीलिए जो है इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। ओके, और वायरस में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। बस क्या है कि वायरस जो होता है खुले वातावरण में रहता है तो निर्जीव रहता है, जब किसी सजीव के बॉडी के अंदर चला जाता है तो यह भी सजीव हो जाता है। यह अपने आप यह प्रजनन करने लगता है और प्रजनन करके बहुत से वायरस को जन्म दे देता है। ओके, यही एक लक्षण जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का आधार है। ठीक, इसीलिए वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा गया है। ओके, और दूसरा नंबर है सिलेजनेला की एक प्रजाति है जो पूर्ण रूप से सूख जाने के बाद भी अगर उसे पानी में डुबोया जाता है तो वह फिर से हरी हो जाती है और इसमें फिर से जीवन के लक्षण आ जाते हैं। ओके, गैस्ट्रिक ब्रूडिन नामक एक मेढक होता है जो अपने भ्रूणों यानी इम्ब्रियो को निगल लेता है और बाद में बच्चों को जन्म देता है। ओके, और उसके बाद अब नंबर 4 है, उसके बाद फिर नंबर 4 है फिटल सैंड शार्क के बच्चे गर्भ में ही अन्य पल रहे बच्चों को खा लेते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 5 है आफ्रिस नामक आर्किड का फ्लावर जो होता है वह मादा मक्खी के समान होता है। ठीक, एकदम बिल्कुल मादा मक्खी के समान होता है और नर मक्खी जो है उस पुष्प को फीमेल मक्खी समझकर उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मैथुन करने का प्रयास करता है। ओके, ऐसा होता है आर्किड का फ्लावर। उसके बाद फिर अगला है कुछ ऑक्टोपस होते हैं जिनमें सीखने और समझने की क्षमता होती है। ओके, उसके बाद फिर अब आइए देखते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो आइए देखते हैं उसे। सजीव जो होते हैं वह परमाणु स्तर से जैव स्तर तक फैले होते हैं। ओके, और निर्जीव परमाणु अणु और कोलायड तथा क्रिस्टल तक ही सीमित रहते हैं। सजीव में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है यानी सजीव में उपापचय होता है, लेकिन निर्जीव में उपापचय नहीं होता है। ठीक, सजीव में कोशिकीय स्तर पाया जाता है और निर्जीव में कोशिकीय स्तर नहीं पाया जाता है। सजीव में
प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य पाया जाता है जो कि जीवन का भौतिक आधार है, लेकिन निर्जीव में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। सजीवों में अपनी समान स्थिति को बनाए रखने की क्षमता होती है और निर्जीव में यह क्षमता अनुपस्थित होती है। ओके, सजीवों का अपनी समान स्थिति को बनाए रखना ही समस्थापन कहलाता है। ठीक, देखिए यहाँ से समस्थापन या होम्योस्टैसिस का परिभाषा भी मिल गया। ओके, के बाद सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, लेकिन निर्जीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं होती है। ओके, सजीवों में प्रजनन करने की क्षमता होती है। सजीव जो होते हैं वह प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन निर्जीवों में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है और ना ही निर्जीव अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, सजीवों में वृद्धि व विकास कोशिका विभाजन व कोशिका विवर्धन द्वारा होता है। ठीक, और सजीव में वृद्धि आंतरिक होती है तथा इनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जबकि निर्जीव में अगर वृद्धि हो भी रही है तो वह वृद्धि होगी। ठीक, और निर्जीव में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और सजीव जो होते हैं वह पर्यावरण के प्रति अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करते हैं, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई बात नहीं होती। मतलब निर्जीव में अनुकूलनशीलता या फिर अनुकूलन अनुपस्थित होता है। ओके, और सजीवों में जैव विकास की क्षमता होती है। ठीक, जो कि निर्जीव में इस गुण का अभाव होता है। सजीव जो होते हैं उनका एक निश्चित काल होता है या एक निश्चित आयु होती है, जिसके बाद सजीव मर जाते हैं। ठीक, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई बात नहीं। मतलब निर्जीव की कोई समय सीमा नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि निर्जीवों में जीवन काल व मृत्यु नहीं पाई जाती। ओके, उसके बाद अब हेडिंग है जीव जगत में विविधता। ठीक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। घरों में ही हमारा परिचय गमले में रखे पौधे और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों और जीव जंतुओं से हो जाता है। ओके, हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। घरों में ही गमलों में रखे पौधों के साथ साथ छिपकली, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि से हमारा परिचय हो जाता है। ठीक, और विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि जीवन के ही विविध रूप हैं। ओके, अगर हम अपने अध्ययन का क्षेत्र बड़ा कर दें तो जीवधारियों की संख्या भी अधिक हो जाएगी। किसी विशाल सघन उष्णकटिबंधीय वनों में हजारों लाखों प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक, प्रत्येक विभिन्न प्रकार के जंतु, पौधे या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह प्रजाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, पृथ्वी पर अब तक लगभग 18 लाख प्रजातियों का पहचान किया जा चुका है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। यह खेद का विषय है कि मानव गतिविधियों के कारण बहुत बड़ी प्रजातियों की संख्या विलुप्त होती जा रही है। मनुष्य अपने स्वयं का अस्तित्व बचाए रखने के लिए प्रजाति एवं परितंत्र की संरक्षण महती आवश्यकता है और साथ ही साथ इस विशाल जैव विविधता का अध्ययन भी आवश्यक है। जीवधारियों के विशिष्ट गुणों का अध्ययन कर लेने के पश्चात अब हम जीवन के तकनीक को बेहतर रूप से समझ पाने में सक्षम हैं। हम जीवन को ना सही लेकिन सजीवों की व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 है जीवधारी एक जीवित मशीन है। ठीक, और नंबर 2 है जीवधारी जो होता है अपने आसपास के या फिर अपने परिवेश से सरल अणुओं को ग्रहण करता है
और उसे जटिल अणुओं में कन्वर्ट कर देता है या जटिल अणुओं में बदल देता है, ठीक। और वह आकार व जटिलता में वृद्धि करता है और सजीव प्रजनन करके अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। और सजीवों का एक निश्चित समय सीमा होती है या फिर एक निश्चित आयुकाल होती है, जिसके बाद सजीव जो है मृत हो जाते हैं, जिसके बाद सजीव मर जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके। और सजीव जो है आंतरिक और बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके उनके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये सब कुछ जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ओके। जीवन अणुओं का एक ऐसा जटिल संगठन है जो रासायनिक अपक्रियाओं के रूप में या फिर उपापचय के रूप में अभिव्यक्त होकर वृद्धि, विकास और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, अनुकूलन व जनन प्रदर्शित करता है, ठीक। उसके बाद फिर अब अगली हेडिंग है वर्गीकरण की आवश्यकता, आखिर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। आखिरकार जो है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक। तो आइए इसमें थोड़ा सा जानते हैं। लाभदायक जीवधारियों की पहचान और हानिकारक जीवधारियों से बचाव की प्रवृत्ति जो है यह मानव जाति आदिकाल से करती चली आ रही है कि मानव समाज जो है आदिकाल से यह पहचानते हुए चली आ रही है कि कौन सी वस्तु या कौन सा जीवधारी जो है हमें लाभ देने वाले हैं और कौन से जीवधारी और कौन सी वस्तु जो है हमें हानि पहुंचाने वाली है या फिर नुकसान देने वाली है। ये पहचानने की प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है, ठीक। वास्तव में जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटना, उनको खाद्य एवं अखाद्य रूप में या लाभदायक एवं हानिकारक रूप में पहचानना, यह हमारी जंतु पूर्वजता को प्रतिबिंबित करती है। अर्थात लाभदायक और हानिकारक जीवधारियों को पहचानना यह हमारी पूर्वजों को दर्शाता है कि हमारे पूर्वज भी जो है या पहले के लोग भी हानिकारक और लाभदायक जीवधारियों को पहचानते थे। ओके। मनुष्यों ने ही जीवधारियों को नाम दिए और अगर इन जीवधारियों का वर्गीकरण ना किया जाए तो विशाल जैव विविधता का अध्ययन कर पाना असंभव हो जाएगा। यह उस लाइब्रेरी के समान हो जाएगा जिसमें पुस्तकों को उनके विषय, शीर्षक एवं लेखक के अनुसार व्यवस्थित ना किया गया हो। इस प्रकार के पुस्तकालय या लाइब्रेरी में ना तो कोई पुस्तक आसानी से खोजी जा सकती है और ना ही उसे आसानी से शामिल किया जा सकता है। जैविक वर्गीकरण से ही हमें जीवधारियों की बेहतर, सटीक और सुगमता से पहचान करने में मदद करता है। ओके। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर जीवधारियों का वर्गीकरण ना किया जाए तो उस लाइब्रेरी या उस पुस्तकालय के समान हो जाएगा जिसमें किसी भी पुस्तक पर ना तो शीर्षक और ना ही लेखक और ना ही विषय का नाम लिखा हो, ठीक। सपोज दैट एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मतलब सब बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं, ठीक। और उन सभी बुकों का ऊपर का पेज या फिर फ्रंट पेज जो होता है उस पे तो शीर्षक लिखा होता है, लेखक का नाम लिखा होता है, किस विषय की बुक है ये भी लिखा होता है। सपोज दैट वही विषय, शीर्षक और लेखक का नाम ना लिखा जाए किसी भी बुक पर। सपोज दैट एक फिजिक्स की बुक है, ठीक, उस पर ना तो फिजिक्स लिखा हुआ है, ना तो शीर्षक लिखा हुआ है, ना ही लेखक का नाम लिखा हुआ है, ठीक। तो जब किसी बुक पर उसका नेम स्लिप, लेखक और विषय का नाम लिखा नहीं रहेगा तो उस बुक को ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत बड़े लाइब्रेरी में बहुत से बुक्स हैं और किसी बुक पर
उसका शीर्षक, विषय और लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपको खोजना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक एक बुक्स आप उठा करके खोल करके देखोगे, उसके बाद कहीं जा करके आपको आपका अपना विषय या अपना सब्जेक्ट का बुक मिलेगा। ओके, ठीक उसी प्रकार जो होता है वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण में भी होता है। जब तक अगर जीवधारियों को वर्गीकरण नहीं किया गया होगा, तब तक जीवधारियों को पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा। ओके, उसके बाद वर्गीकरण के कुछ आवश्यकताओं को उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं जीवों में निम्न कारणों से वर्गीकरण आवश्यक है। सबसे पहला नंबर 1 है अध्ययन में सुविधा। वर्गीकरण से जो है अध्ययन में सुविधा होती है, ठीक, क्योंकि संसार में पेड़ पौधों की लाखों जातियां पाई जाती हैं और उन सबका एक साथ अध्ययन करना असंभव है या फिर बहुत कठिन है। इसीलिए इनके अध्ययन की सुविधा के लिए समान लक्षणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। ओके, और एक वर्ग विशेष के लक्षणों का अध्ययन करने से उनके अंतर्गत आने वाले सभी पौधों के बारे में जानकारी मिल सकती है। सपोज दैट एक बहुत बड़ी बाग है, ठीक, जिसमें आम का वृक्ष लगा हुआ है, ठीक, तो आम के वृक्ष में सभी वृक्षों का अध्ययन करना कठिन होगा, ठीक, उसमें से एक वृक्ष का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सारे वृक्ष के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि सभी जो है एक बाग में सभी जो है आम के ही वृक्ष लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है जब आम के वृक्ष हैं तो अगर एक वृक्ष का आप अध्ययन कर लेंगे तो सबके बारे में एक बाग में जितनी भी आम के वृक्ष होंगे सबकी जानकारियां मिल जाएंगी। सपोज दैट एक बड़ी बाग है और उस बाग में सिर्फ आम के वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक, तो बहुत बड़ी बाग होने के नाते और पेड़ों की संख्या अधिक होने के नाते सबका अध्ययन करना असंभव है ना, मतलब सबका अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसमें से एक वृक्ष या एक पेड़ का अध्ययन करेंगे। एक वृक्ष या एक पेड़ से अध्ययन करने से सभी पेड़ों के बारे में जानकारियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि सभी एक ही जाति के हैं। उसके बाद है नंबर 2 जैव विकास का प्रमाण, ठीक, वर्गीकरण से जैव विकास का प्रमाण भी मिलता है। सरलतम रचना वाले पादप से जटिलतम रचना वाले पादप की ओर क्रमिक विकास को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पादप जगत का वर्गीकरण आप करते हैं तो आपको क्रम रूप से देखने को मिल जाएगा कि पहले सरलतम रचना वाले पादपों से जटिलतम रचना वाले पादपों की ओर क्रमिक विकास स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक। जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि मतलब कैसे बड़े वृक्षों का विकास हुआ। जैसे पहले छोटे छोटे पादपों का विकास हुआ, या तो फिर कह सकते हैं एल्गी का विकास हुआ, उसके बाद एल्गी से उससे बड़े पादपों का विकास हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़े पादपों का विकास हुआ, उसके बाद फिर उससे बड़े पादपों का विकास हुआ, फाइनली जो है बड़े पादपों का विकास हो गया, ठीक। पढ़ेंगे आगे चल करके इकोसिस्टम में हम लोग। उसके बाद नंबर 3 है नए पादपों की खोज, ठीक, वर्गीकरण से हमें नए पादपों की खोज करने में बहुत सुविधा होती है। उसके बाद नंबर 4 है संग्रहालयों में पादपों का रख रखाव, ठीक, वर्गीकरण से हमें संग्रहालयों में पौधों को क्रमिक या व्यवस्थित ढंग से रखना या प्रदर्शित करने में सुविधा होने लगी, ठीक। वर्गीकरण से हमें संग्रहालयों में पौधों को सही क्रम में या फिर अच्छे से व्यवस्थित करने में सुविधा होने लगी। ओके, उसके बाद नंबर 5 है अनुकूलन का ज्ञान, ठीक, वर्गीकरण से पौधों के अनुकूलन के विषय में भी हमें पता चलता है। किसी विशेष वातावरण में पाए जाने वाले पौधों में विशेष आकार और अंगों में समानता होती है। अनुकूलन का ज्ञान बोले तो जैसे
अगर वर्गीकरण से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा पौधा किस वातावरण में या फिर किस एडाप्टेशन में ग्रो करेगा या फिर सरवाइव करेगा। ठीक, जैसे कुछ पौधे होते हैं जो अत्यधिक ठंडे स्थानों पर ग्रो करते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो गर्म स्थानों पर ग्रो करते हैं। वर्गीकरण से हमें पौधे के अनुकूलन के बारे में भी ज्ञान मिलता है। ओके, उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है नामकरण, जिसे अंग्रेजी में नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु के बारे में बात करते समय या फिर उसका वर्णन करते समय उसका नाम जानना आवश्यक होता है। ठीक, यही प्रक्रिया जो है जीवधारियों पर भी लागू होता है और नाम के ही आधार पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और जीवों को पहचाना जा सकता है। ठीक, और सीधे सीधे एक लाइन भी नहीं, अगर नामकरण की परिभाषा बोले तो जीवों को नाम देना नामकरण कहलाता है। ओके, बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई पूछ ले नामकरण व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, तो आप कहना कि जीवों को नाम देना या जीवों का नाम रखना नामकरण कहलाता है। ओके, उसके बाद आता है कि सामान्य नामों की कमियां। ठीक, कभी कभी एक ही नाम कई जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे सपोज दैट मान लीजिए चिड़िया। ठीक, आप चिड़िया बोल दिए तो चिड़िया से हमें ज्ञान तो नहीं हो रहा है किसी एक विशेष चिड़िया का नाम या फिर किसी एक विशेष चिड़िया का पता चलता है। चिड़िया में कौन सी चिड़िया भैया, चिड़िया तो बहुत सी चिड़िया हैं। ठीक, ये है सामान्य नाम की कमियां। ठीक, सामान्य नाम रखने से उसमें यही कमियां हैं। और सामान्य नाम जो होते हैं वह आसपास पाए जाने वाले जीवधारियों या जीवों को ही दिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर इतनी बड़ी विशाल जैव विविधता है और इस बड़ी विशाल जैव विविधता में सामान्य नाम देना अत्यंत कठिन है। और जैव विविधता जो है बहुत विशाल है और सभी जीवों को सामान्य नाम नहीं दिए गए हैं। ओके, और कभी कभी सामान्य नाम जो होते हैं वह भ्रामक होते हैं और जीवधारियों की गलत जानकारी देते हैं। जैसे सपोज दैट समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा से आपको क्या समझ में आएगा? समुद्री घोड़ा से आपको समझ में आएगा कि घोड़े की बात हो रही है। नहीं, घोड़े की बात नहीं हो रही है। इससे समुद्री घोड़ा जो होता है एक प्रकार की मछली है। ओके, उसके बाद फिर जेलीफिश। जेलीफिश से आपको क्या पता चलता है? जेलीफिश से आपके मन में आएगा कि किसी मछली का नाम है, लेकिन नहीं, ये गलत है। मतलब जानकारी आपकी गलत है, क्योंकि यह एक सिलेंट रेट है। और उसी प्रकार सिल्वर फिश। सिल्वर फिश भी कहने पर हमें मछली का ही आभास हो रहा है कि ज़रूर ही मछली ही होगी, लेकिन नहीं, मतलब भ्रम में डाल रहा है ना ये इन्फॉर्मेशन। ये नाम जो है, सामान्य नाम जो है, आपको भ्रम में डाल रहा है ना कि सिल्वर फिश बोलने से हमें मछली की याद आ रही है कि मछली का नाम होगा, लेकिन नहीं, मछली का नाम सिल्वर फिश नहीं है। यह सिल्वर फिश जो है एक कीट का नाम है। ओके, तो यही बात है कि कभी कभी सामान्य नाम जो होते हैं वह बहुत भ्रम में डालने वाले होते हैं कि मनुष्य को भ्रम में डाल दिया जाए और गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। कौन? सामान्य नाम। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।